नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्वितीय सेमेस्टर को 2022 में जो प्रश्न पत्र आया था। ठीक है, प्रथम आपका ध्यान रखना है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, इसका अध्ययन करेंगे हम। तो इसमें क्या क्या पूछा गया था, इसको बहुत ध्यान तरीके से देखेंगे कि इसमें क्या क्या पूछा गया था। तो बात करते हैं हम आपके पहले प्रश्न से, जो कि आपको पता है बहु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से प्रारंभ करते हैं हम। अपनी जो गाड़ी होती है या आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा, हम बात करते हैं आपके प्रश्न पहले की, जिसमें आपको ध्यान रखना है आपका शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ये किसका कथन था? तो आपको बताना है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा था, ये आपको बताना है। तो शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा था? तो आपको ध्यान रखना है जॉन डीवी ने ऐसा कहा था। ठीक है, तो जॉन डीवी ने क्या कहा था? बोले शिक्षा क्या है, एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ये आपको ध्यान रखना है। भाई हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। तो आपको ध्यान रखना है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? सर्वांगीण विकास करना। तीसरे प्रश्न की बात करें तो आपको ध्यान रखना है प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन कहलाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है प्रश्नोत्तर विधि के जनक किसको माना जाता है? सुकरात को माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो इस तरह से हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती हैं कौन सी प्रक्रिया? ये आपको पता होगा ये कौन सी प्रक्रिया होती है शिक्षण में अगर हम युक्तियाँ प्रयोग करते हैं तो। ठीक है, और इसी तरह से आपको ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 5 का आंसर बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है ये महात्मा गांधी का कथन था। ठीक है, वहीं बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 6 की। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है यानी 22 मार्च को आपका, ठीक है, क्या बनाते हैं? विश्व जल दिवस। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ बात करेंगे हम प्रश्न नंबर आपके, ठीक है, 7 की। तो प्रश्न नंबर अगर 7 की बात करें तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? प्रश्न नंबर 7 में आपको पूछा है, प्रश्न नंबर 7 में पाठशाला को एक बाग, शिशु को एक पौधा और शिक्षक को एक माली किसने कहा था? तो आपको ध्यान रखना है ये ऐसा कौन कह सकते हैं? फ्राबेल कह सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फ्राबेल ने मतलब बोल सकते हैं पाठशाला की तुलना ये कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पाठशाला की तुलना कैसे करते हैं। ये पाठशाला की तुलना करते हैं एक बाग से। और वहीं आपको, ठीक है, ध्यान रखना है शिशु की तुलना कैसे करते हैं। ठीक है, शिशु की तुलना आपको ध्यान रखना है पौधे से करते हैं। और इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है एक शिक्षक की तुलना ये किससे करते हैं, मतलब उन पौधों की देखभाल करने वाला अर्थात माली। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो माली की तुलना, ठीक है, शिक्षक माली, पाठशाला बाग और शिशु पौधा। तो ये फ्राबेल का महत्वपूर्ण कथन है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 8 की। तो दीवार स्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो आपको ध्यान रखना है दीवार स्वप्न पुस्तक के रचनाकार कौन है? आपके गीजू भाई बधेका। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण नाम ध्यान रखना है आपको। इस तरह से हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 9 की। तो प्रश्न नंबर 9 की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है घर पर दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है? तो घर पर जो शिक्षा दी जाती है, ठीक है, उसका ना कोई निश्चित टाइम होता है ना उसमें, ठीक है, अनुशासन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी शिक्षा को क्या कहते हैं हम? अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसको हम अनौपचारिक शिक्षा के रूप में जानते हैं। वहीं हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 10 की। तो प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है। तो ये कथन किसका है? तो आपको ध्यान रखना है ये रूसो का कथन है। बोला कि हर वस्तु प्राकृतिक है लेकिन अच्छी है, इसके साथ मनुष्य के हाथों में पड़ते ही ये बेकार हो जाती है, खराब हो जाती है, दूषित हो जाती है। ठीक है, वहीं हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 की। तो प्रोजेक्ट पद्धति, तो आपको ध्यान रखना है प्रोजेक्ट जो पद्धति है ये किसने कहा था? तो जो प्रोजेक्ट पद्धति है ये किसने कहा था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी प्रमुख विधि क्या मानी जाती है? प्रयोजनवाद मानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट पद्धति यानी आपसे पूछा गया है, ठीक है, यहाँ कहा नहीं पूछा गया है, आपसे ये पूछा है कि दर्शन की प्रमुख विधि क्या है। तो आपको ध्यान रखना है प्रयोजनवाद इसकी प्रमुख विधि है। इस तरह से हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 की। तो हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 में। तो आपको ध्यान रखना मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? प्रोजेक्ट पद्धति। एक तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट पद्धति है
ठीक है, ये किस ओर संकेत करता है। और वहीं आपको ध्यान रखना है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत है ये क्या है, ठीक है। तो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत हो और या फिर आपका, ठीक है, ये किस दर्शन पर आधारित है, तो आपको ध्यान रखना है ये आपका प्रकृतिवाद पर आधारित है, ठीक है। तो प्रकृतिवाद पर यह आधारित आपका दर्शन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके पृष्ठ नंबर 13 की। तो पृष्ठ नंबर अगर 13 की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं। तो मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं, आपको ध्यान रखना है नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मूल्य हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। और वहीं आपको ध्यान रखना है पृष्ठ नंबर 14 का आंसर, मक्तब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है। तो मक्तब, आपको ध्यान रखना है कि जो मक्तब आपका शब्द है ये किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है। तो ये ध्यान रखना है प्राथमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। मक्तब शब्द है ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं हम बात करते हैं पृष्ठ नंबर 15 की। तो पृष्ठ नंबर 15 में आपको देखिएगा ध्यान क्या रखना है, आदर्शवाद श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है। तो आदर्शवाद, ठीक है, आपको ध्यान रखना है आदर्शवाद यानी किस क्षेत्र में ये आपका महत्वपूर्ण है। बार बार लिखने से आपको क्या होगा, ध्यान रखेंगे और याद हो जाएगा, ठीक है। तो आदर्शवाद श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है, तो आपको ध्यान रखना है ये शिक्षण क्षेत्र में है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से व सीरियस होकर अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको याद रहेगा। तो ये किस क्षेत्र से है, शिक्षण विधि से है, ये आपको ध्यान रखना है। वही हम बात करेंगे आपके, ठीक है। इस तरह से हम पृष्ठ नंबर 16 की, जो कि आपका अति लघु प्रश्न होगा। तो अति लघु प्रश्नों में भी आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, रूसों का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आपको ध्यान रखना 28 जून 1712 को इसका जन्म हुआ था और कहाँ हुआ था, जेनेवा में हुआ था, ठीक है। तो जेनेवा में इसका जन्म हुआ था 28 जून 1712 को, ठीक है। और ये क्या था, एक दार्शनिक था, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं 17 की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि आपका सत्यम शिवम सुंदरम किस दर्शन का आधार वाक्य है, ये आपको बताना है। ये किस दर्शन का आधार वाक्य है, सत्यम सदम शिवम सुंदरम किसी वस्तु या नीति की जांच की कसौटी प्रस्तुत करने वाला वाक्य होता है। ये वाक्य कठोपनिषद, ठीक है, आपको ध्यान रखना है किससे लिया गया, कठोपनिषद से लिया गया है और ये एक आदर्शवाद दर्शन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आदर्शवाद दर्शन भी आपको ध्यान रखना है। और वहीं हम बात करेंगे आपके इसी तरह से प्रश्न नंबर 18 की। तो आपको ध्यान रखना है वैश्विक तापन से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में बताइए। तो वैश्विक तापन, ठीक है, तो जो आपको बताना है कि जो वैश्विक तापन है इससे आप क्या समझते हैं और इसको आपको, ठीक है, संक्षेप में लिखना है। तो वैश्विक तापन की अगर बात करें तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है वैश्विक तापन के बारे में, ठीक है। तो देखिएगा वैश्विक तापन में आपको ध्यान रखना है वैश्विक तापन में वृद्धि का आशय हमारे धरती के औसत तापमान में बढ़ोतरी से है। ये बढ़ोतरी वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ोतरी से होती है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं हम बात करेंगे पृष्ठ नंबर 19 की। तो मूल्य का क्या अर्थ है, किसी विद्वान की परिभाषा देना है। तो मूल्य एक अमूर्त संप्रत्यय है, इसका संबंध मनुष्य के भावात्मक पक्ष से है जो कि उसके व्यवहार को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। जॉन जे काने के अनुसार कहा गया कि मूल्य के आदर्श विश्वास या मानक हैं, ठीक है। और भी आपको ध्यान रखना है मानक हैं कौन कौन, समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कहानी का क्या कथन था, मूल्य के आदर्श विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। तो ये कहते हैं कि मूल्य वही है जो समाज के अधिक लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है, उसको हम मूल्य कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हम बात करेंगे आपके पृष्ठ नंबर 20 की।
तो इसमें पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना होगा, कोई बता सकता है? तो आपको पता है पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। तो परि प्लस आवरण, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बोला है किन शब्दों से मिलकर बना है, तो आपको ध्यान रखना है पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा के परि प्लस आवरण से मिलकर बना है, जहाँ परि का अर्थ चारों ओर तथा आवरण का अर्थ ढका हुआ होता है, अर्थात ऐसी चीज़ों का समुच्चय है जो किसी व्यक्ति या जीवधारी को चारों ओर से आवृत यानी ढका हुआ है, ठीक है, ढका हुआ रखा है, ऐसे ही बोल सकते हैं। पृष्ठ 21 की अगर बात करेंगे तो बोला स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म आपको ध्यान रखना है 12 जनवरी 1863 को होता है कोलकाता में, ठीक है। और इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक गलत है, सही है, तो ये दत्त है। इन्होंने हिंदू धर्म का परिचय संपूर्ण विश्व में कराया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, संपूर्ण विश्व को हिंदू धर्म से परिचित कराया था। भाई हम बात करेंगे इसी तरह से, ठीक है, आपके पृष्ठ नंबर 22 की। तो बोला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाए जाते हैं, तो सब लोग जानते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, हम 11 जुलाई को मनाते हैं। इसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है और जनसंख्या दिवस का उद्देश्य विभिन्न जनसंख्या मुद्दों पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना है, जैसे कि परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव तस्करी का महत्व आदि, ठीक है। ये बोल सकते हैं कि जनसंख्या इसमें हेल्प करती है। वहीं हम बात करेंगे आपके प्रश्न 23 की। प्रश्न अगर 23 की अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है प्रश्न 23 में, तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ बताना है आपको। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आशय बच्चों और स्थान की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक स्थान पर शिक्षा की उपलब्धता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या है कि बच्चों और स्थान की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार हर स्थान पर, ठीक है, शिक्षा की उपलब्धता हो सके, यानी हर क्षेत्र में हर वर्ग को, लिंग, जाति, ठीक है, के भेद बिना, यह आपको ध्यान रखना है। भाई हम बात करते हैं आपका बौद्ध शिक्षा क्या है। तो आपको ध्यान रखना है बौद्ध शिक्षा क्या है। तो बौद्ध कालीन शिक्षा प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसमें शिक्षा के लिए मठों में प्रवेश के लिए प्रवज्या संस्कार होता था, ये आपको ध्यान रखना। बौद्ध में अगर आपको प्रवेश करना है तो आपका प्रवज्या संस्कार होता था, जबकि उन्नयन संस्कार क्या होता था, ये आपको ध्यान रखना है, उन्नयन संस्कार, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये गुरु के समीप जब कोई बच्चा शिक्षा लेने जाता तो उसका उन्नयन संस्कार होता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से हम बात करेंगे आपके पृष्ठ नंबर 25 की। तो बात करते हैं हम पृष्ठ नंबर आपके 25 की, तो जिसमें आपको ध्यान रखना है शिक्षा के सामान्य उद्देश्य बताने आपको। शिक्षा का सामान्य मूलभूत उद्देश्य चरित्र निर्माण तथा व्यक्तियों की जन्मजात क्षमता को विकसित करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करेंगे हम आपके औपचारिक शिक्षा की, कोई एक विशेषता बतानी है आपको, तो आपको ध्यान रखना है औपचारिक शिक्षा में शिक्षार्थियों को अपने पाठ्यक्रम, प्रशिक्षकों, सामुदायिक मध्यस्थों और अपने समूह के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामाजिक संपर्क से लाभ होता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके पृष्ठ नंबर 27 की। तो प्रश्न 27 की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है शिक्षा के प्रभावी कारकों के नाम बताने आपको। तो शिक्षा के प्रभावी कारक के नाम बताने, तो शिक्षा को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य एवं संचार होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं आपको ध्यान रखना है जनसंचार के 4 साधनों का नाम बताना है आपको। तो जनसंचार के 4 साधनों के नाम दूरदर्शन हो जाएगा, रेडियो, सिनेमा, टेलीफोन, समाचार पत्र और इंटरनेट, ठीक है। ये सब क्या है, दूरसंचार के साधन होते हैं। प्रदूषण का अर्थ लिखना है और इसके प्रकारों का नाम बताना है। तो पर्यावरण के किसी भी घटक में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण के प्रकार निम्नलिखित हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वहीं हम बात करेंगे आपके
प्रश्न 30 की। तो 30 में आपको क्या ध्यान रखना है, टैगोर को किस धारणा में विश्वास था, टैगोर किस धारणा में विश्वास करते थे। तो आपको ध्यान रखना, रविन्द्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेता थे। टैगोर सृजन की वास्तविकता में विश्वास करते थे, सृजन की वास्तविकता में विश्वास करते, इसीलिए उन्होंने सृजन की प्रकृति पर एक निश्चित दृष्टिकोण दिया। सृष्टि का उनका विवरण कोमोबेश आस्तिक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर, ठीक है, 31, जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, ठीक है। तो इनकी हम बात करेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में देखिएगा आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में हम बात करेंगे आपका, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा में प्रकृतिवाद के योगदान का मूल्यांकन करना है। शिक्षा में प्रकृतिवाद बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह प्रकृति को सबसे अच्छा शिक्षक मानता है, जिसकी संगति में बच्चा बेहतर सीखता है। यह बच्चे को प्रयोग, खोजों, आविष्कारों में संलग्न होने के लिए तैयार करता है और प्रोत्साहित करता है। प्रकृतिवाद का दूसरा नाम कृषि, प्राकृतिक संसाधन, व्यापार नामों से जाना जाता है, ठीक है। प्रकृतिवाद के जनक आपको ध्यान रखना है रूसो, दार्शनिक, लेखक, संगीतकार और जो जेनेवा के थे, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 32 की। तो 32 में आपको ध्यान रखना है, विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन किस प्रकार बनाया जा सकता है। आपको स्पष्ट करना है। तो विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है, सर्वप्रथम विद्यालय की अनुशासन, ठीक है, व्यवस्था अति उत्तम होनी चाहिए। विद्यालयों का आपको ध्यान रखना है, शैक्षिक वातावरण अधिक से अधिक सौहार्दपूर्ण, आदर्शपरक, मूल्यपरक होना चाहिए। विद्यालय में अध्यापकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अध्यापकों को पूर्ण निष्ठा एवं लगन से दायित्वपूर्ण ढंग से अध्यापन कार्य करना चाहिए। वहीं हम बात करेंगे आपके प्रश्न 33 की। तो जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य दशकों, आपको ध्यान रखना, सदियों या उससे अधिक समय में होने वाली जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तनों से होता है। यह मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस को जलाने के कारण पृथ्वी के वातावरण में तेज़ी से बढ़ती ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती के तापमान में होने वाली बढ़ोतरी बारिश की औसत मात्रा में बदलाव लाती है। इससे समुद्र के जलस्तर में बढ़ोतरी हो जाती है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य दशकों, सदियों या उससे अधिक समय में होने वाली जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तनों से है। यह मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन है जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस को जलाने के कारण पृथ्वी के वातावरण में तेज़ी से बढ़ती ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपका ध्यान रखना, धरती के तापमान में होने वाली बढ़ोतरी बारिश की औसत मात्रा में बदलाव लाती है। इससे समुद्र के जलस्तर में बढ़ोतरी हो जाती है। वही हम बात करेंगे आपके शिक्षा में जनसंचार की भूमिका के बारे में आपको बताना है। शिक्षा में जनसंचार द्वारा निभाई गई सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा सामुदायिक विकास क्षेत्र का ज्ञान है। यानी महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है, शिक्षा और सामुदायिक विकास क्षेत्र का ज्ञान। वे अन्य लोगों की संस्कृतियों, अभिवृत्तियों, जातियों, पंथों, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में मदद करती हैं। कौन, जनसंचार साधन, ताकि एक दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से संप्रेषण कार्य कर सकें। यह पूरी तरह से नए और अभिनव तरीकों से सीखने के लिए छात्रों को पुरस्कृत करके शैक्षिक प्रणाली को काफ़ी लाभ पहुंचाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जनसंचार, ठीक है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे प्रकृतिवाद में पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, वर्णन करना है। तो प्रकृतिवाद पाठ्यचर्या की रचना बालक की प्रकृति एवं रुचियों, योग्यताओं के आधार पर की जाती है। बालक की प्रकृति, ठीक है, बालक की प्रकृति एवं रुचियों, योग्यताओं के आधार पर प्रकृतिवाद में पाठ्यचर्या की रचना की जाती है। इस पाठ्यचर्या में वैज्ञानिक विषयों को प्रमुख, मानवीय विषयों को गौण स्थान दिया जाता है। प्रकृतिवादियों के अनुसार मुख्य विषय खेलकूद, शारीरिक विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित आदि आते हैं। वहीं हम बात करेंगे
आपके प्रश्न नंबर 36 की, तो शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में समाज की विवेचना करनी है। तो आपको ध्यान रखना है, समाज के प्रभावकारी कारक के रूप में शिक्षा में समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी समाज के मूल्य, नैतिकता, सिद्धांत एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करेंगे जो समान, ठीक है, मूल्यों, नैतिकता, सिद्धांतों को कायम रखेंगी। शिक्षा से उन्हें समाज में समानता, समर्थन का अधिकार मिलता है, जिससे वे एक सुरक्षित और सुदृढ़ समाज बना सकते हैं। इसी तरह से हम बात करेंगे आपके पृष्ठ नंबर 37 की। तो पृष्ठ नंबर 37 की अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो भाई जल ही आवश्यक है तो जल संरक्षण क्यों ना आवश्यक होगा। जल संरक्षण से ऊर्जा बचत होती है। जल की प्रत्येक बूंद हमारे लिए कीमती होती है, इसे बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जल संरक्षण में जल के प्राकृतिक स्रोतों जैसे कि नदी, तालाब, हिमनद, वर्षा, भूमिगत जल आदि को रखा जाता है, जिनका रख रखाव और संरक्षण अति आवश्यक होता है। औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण कुओं और तालाबों में लगातार कमी हुई है और भूमिगत जल का स्तर भी गिरा है, जो भविष्य में जल संकट का कारण बनेगा और बन सकता है। और आपका ध्यान रखना है, जल संकट से बचने के लिए हमें जल संरक्षण की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। वहीं हम बात करेंगे 38 की। तो मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार, ठीक है, आपको बताना है कि मॉन्टेसरी पद्धति की क्या विशेषता है, इसके सिद्धांत की आपको विवेचना करनी है। तो मॉन्टेसरी की दो बुनियादी सिद्धांत हैं। पहला, बच्चे और विकासशील वयस्क, ठीक है। तो पहले क्या रखते हैं, बच्चे को, दूसरा रखते हैं विकासशील वयस्क। आपको ध्यान रखना है, पहले बच्चे और विकासशील वयस्क अपने परिवेश के साथ बातचीत के माध्यम से मनोवैज्ञानिक आत्म निर्माण में संलग्न होते हैं। दूसरा ये विषय रखते हैं, विशेष रूप से 6 साल की उम्र तहत बच्चों का मानसिक विकास का एक सहज रास्ता होता है। मतलब मॉन्टेसरी पद्धति की जो सिद्धांत वो कहते हैं कि दो सिद्धांतों में बांट सकते हैं हम, दो विवेचनाओं में बांट सकते हैं। पहले कि बच्चे और विकासशील वयस्क को ये अपने परिवेश के साथ, मतलब अपने परिवेश का मतलब है अपने चारों ओर के साथ बातचीत के माध्यम से जो मनोवैज्ञानिक आत्म निर्माण होता है, ठीक है, उसमें ये विश्वास करते हैं। वहीं दूसरा ये विश्वास करते हैं कि विशेष रूप से जो 6 साल की उम्र के तहत जो बच्चे आते हैं उनके मानसिक विकास का एक सहज रास्ता मानते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके जो सिद्धांत हैं। वहीं हम बात करेंगे आपका प्रश्न 39 की। तो औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर की बात करें तो पहला अंतर ध्यान रखना है, औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र सीमित होता है। वहीं आपको ध्यान रखना है, ठीक है, औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य सामान्य एवं आदर्शात्मक होता है जबकि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक, विशिष्ट और समय अनुसार होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वहीं हम बात करें औपचारिक शिक्षा वर्तमान, अतीत एवं भावी जीवन की तैयारी है और जबकि अनौपचारिक शिक्षा वर्तमान पर अधिक जोर देती है। अतः औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा एक दूसरे से पूरक हैं। अतः अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि एक के बिना दूसरा की सफलता संभव नहीं होती है, ठीक है। वहीं हम बात करेंगे आपके 40 की। तो सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द क्यों आवश्यक होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जाति, पंथ, संप्रदाय से ऊपर उठकर सभी का धर्म की सद्भावना मन में बैठोए, ठीक है। ऐसा वातावरण अगर हम हमारे देश में तैयार करेंगे और जिससे कि क्या होगा, हमारे देश में सौहार्दपूर्ण की भावना बढ़ेगी, ठीक है। इससे पूरे देश में सद्भावना का वातावरण बनेगा और इससे लोगों में अपनी घृणा समाप्त करने की क्षमता पैदा होगी, आपसी प्रेम बढ़ेगा, एकता और भाईचारा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और अपने समुदाय के प्रति एक मजबूत लगाव होगा। यह किसी का अपना धर्म, क्षेत्र या भाषा हो सकता है। समुदाय से मतलब यहाँ पर